हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप क्लास 10th वाले अपने बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता इसका नाम है। ये क्लास 8th में भी है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। तो तीनों क्लासों को के लिए इंट्रोडक्शन ये बन रहा है। ठीक है, आपको समझना है। आप आज का जो हमारा वीडियो है, ठीक है, ये बेसिकली इस प्रायिकता को आपके जो बेस रूट है उसका वो आपको समझा देगा कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली ये चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने इंट्रोडक्शन अच्छे से इसका समझा हो। ठीक है, तो और जिन लोगों को समझ में नहीं आता इंट्रोडक्शन ये, तो उन लोगों के लिए सबसे टफ चैप्टर भी यही है। ठीक है, 11th-12th में जाके ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं होता इसको। तो इस चैप्टर को हमारे लिए बेसिक करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रायिकता का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ, इंग्लिश में हम अगर इसको बोलें तो इसका मतलब है चांस। ठीक है, इसका मतलब है चांस। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि यार भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और आपसे पूछा जाए कि भाई कितने परसेंटेज चांस हैं, तो है ना, तो हम बोलते हैं 50-50% चांस है, या 80-60%, 80-20% चांस है ना, या 40-60% चांस है। हम इस तरह की बातें करते हैं। तो ये चांस जो है हमारा, जिस चांस की हम बात करते हैं उसी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है। ठीक है, मान लीजिए कि एक कॉइन है। अब अगर मैं इस कॉइन को टॉस करूं, ठीक है, मान लीजिए कॉइन है और इस कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, मान लीजिए कि 5 रुपीज़ कॉइन है। ठीक है, इसको टॉस किया जाता है मान लो, तो क्या इसके मतलब दो ही साइड इसके पास होती है ना, एक हेड और एक टेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या हेड आने का चांस क्या है, तो आप बोलोगे 50% चांस है, हो सकता है फिर हेड आ जाए। और अब आपको पूछा जाए कि टेल आने की क्या चांस है, तो आप बोलोगे 50% चांस है कि टेल आ जाए, है ना। 50% चांस किसके हैं, हेड आने के, और 50% चांस किसके हैं, टेल आने के। करेक्ट। अच्छा, अब अगर इनको बोला जाए कि टोटल कितने थे, देखिए जब हमने इस सिक्के को उछाला था, इस सिक्के को टॉस किया था, ठीक है, तो कितने चांसेस थे हमारे पास, 2 चांस थे, है ना। तो टोटल कितने हमारे पास, इसको बोलते हैं टोटल आउटकम्स, मतलब टोटल हमारे पास कितने चांसेस थे कि जो चीज़ें हैं, जो रिजल्ट हमारे पास आ सकते हैं, तो वो 2 थे, या तो हेड या तो टेल, दो ना। अब उनमें से आएगा तो एक ही, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे, जब हम ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा रहे होते हैं या स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ बच्चों के सवाल क्या आते हैं, सर अगर कॉइन अगर सीधा खड़े हो गया तो एक्चुअली हम इसको मैथ में नहीं कंसिडर नहीं करते। ठीक है, वो आपके मूवीज़ वगैरह में होता है ना, कि सिक्का बिल्कुल ऐसे खड़े हो गया, ना हेड आया ना टेल आया, तो उस चांस को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या मान के चलेंगे कि या तो हेड होगा और या टेल होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उसी को बोलते हैं। देखो, 2 हमारे पास टोटल आउटकम्स है और एक हमारे पास कोई चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो मतलब जो चीज़ आएगी, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपने कहा कि भाई या तो हेड ही आ सकता है तो टेल आ सकता है, तो मैंने कहा कि हेड आने के परसेंटेज है 1/2 या 50% जिसको बोलते हैं। तो ये जो 1 लिखा है मैंने, ये 1 क्या हुआ, ये हुआ मेरा फेवरेबल आउटकम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, मतलब जिसके चांस हैं आने के। ठीक है, 1% चांस मतलब 50% चांस है उसके आने के, है ना, मतलब 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो 50% चांस निकल आएंगे इसके। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक कॉइन को हमने एक बार टॉस किया, एक बार ऊपर उछाला, अब मैं आपसे पूछूँ कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में जो चीज़ पूछी जा रही है आपसे, तो टेल आने की कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल या तो टोटल 2 ही हैं हमारे पास, या तो हेड आ सकता है तो टेल, तो 2 हमारे पास टोटल है, उनको हम लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में किसको लिखते हैं, जो हमसे पूछा जा रहा है टेल। अब टेल के आने के चांस क्या है, 1, है ना, मतलब उछालोगे या तो टेल ही आएगा या तो हेड ही आएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेल। मान लीजिए कि टेल आ गया तो एक बार आएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2। तो ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लिया हमने कॉइन का। अब एक एग्जाम्पल हम और लेके चलते हैं, मान लीजिए डाइस का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक डाइस बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एक डाइस बना लिया, ठीक है, जो आप सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, ठीक है, या वो खेलते हैं, तो उसमें हमारा डाइस बना लिया। अब इस डाइस में क्या क्या चांस हैं, देखिए इस डाइस में चांस है कि 1 आ जाए, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है ना, इसमें 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। ये 6 चांस है हमारे पास,
है ना। इसके अलावा 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनको हम लिखते कैसे हैं, इनको हम ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम इसको क्लोज करते हैं और इस मिडिल ब्रैकेट को बोला जाता है सैंपल स्पेस। मैं लिख दे रहा हूँ, इस मिडिल ब्रैकेट को बोला जाता है सैंपल स्पेस। इनकी भी हम बात करेंगे अभी आगे, ठीक है। इसको सैंपल स्पेस बोला जाता है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, मैं आपसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने इस डाइस को रोल किया है, ठीक है, हम मान लो सांप सीढ़ी खेल रहे हैं तो हम इसको डाइस को ऐसे रोल करते हैं, तो रोल में या तो एक ही आएगा, या तो 2 ही आएगा, तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। सबके चांसेस कितने हैं, एक एक, है ना। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ इसी क्वेश्चन में, अगर मैं आपसे बोलूँ कि टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, 6 हैं, है ना। 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो 6 आउटकम्स है मेरे पास। और मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक बार, है ना। तो फेवरेबल आउटकम, हर एक की फेवरेबल आउटकम अगर मैं बोलूँ फेवरेबल आउटकम, तो हर एक के कितने हैं, एक है ना। भाई मैं बोलूँ कि 1 आने के चांसेस कितने हैं, आप बोलोगे एक बार, एक मतलब मैं रोल किया तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, है ना। इसके अलावा और कुछ तो आ नहीं सकता। अब अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बताइए मैंने एक डाइस को रोल किया, अब रोल करने के बाद इस डाइस में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इसको लिखोगे कैसे, तो आप लिखोगे P मतलब प्रोबेबिलिटी कम्स 2, मतलब 2 आ जाए, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आउटकम्स हैं हमारे पास, मतलब 6 आ सकते हैं। अब 6 में से 2 तो एक ही बार आ सकता है भाई, है ना। एक बार रोल किया तो एक बार आने के चांसेस क्या होता है, एक ही बार आ सकता है 2। मैं अगर यहाँ पर 3 भी लिखता तो 3 आने के चांसेस भी एक ही हैं, 4 आने के चांसेस भी एक ही हैं, 5 आने के भी चांसेस एक ही हैं, ठीक है। अब अगर इसमें परसेंटेज निकालोगे कितना परसेंट ये बन रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 मल्टीप्लाई बाय इसको 100 करेंगे, तो इसका मतलब ये आपका समथिंग आपका 16.66 इतना परसेंट, मतलब 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है या फिर 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है इस डाइस के अंदर वो कितनी है, 16.66% है। अब यहाँ अगर जैसे हम बात कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ कि इस हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसका मतलब इसके कितने परसेंट चांस थे, 50% चांस थे, है ना। इसको कट करते हैं हम तो 50% चांस थे। यहाँ पे कितना परसेंट चांस बन रहा है, इसको कट करेंगे तो 16.66% चांस है हर एक के आने के, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे किसके बारे में, आपके कॉइन के बारे में और थोड़ा सा डाइस के बारे में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली 3 तरह की हो सकती है, ठीक है। देखिए एक आपका चलता है 9th क्लास में जो हमारी प्रोबेबिलिटी चली, एक हमारा जो 10th क्लास में चलती है, और एक हमारा जो 11th 12th क्लास में चलेगी आगे हायर क्लासों में, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 9th 10th के लिए, तो इन्हीं 2 क्लासों की बात करेंगे। अब यहाँ पे 2 तरह की प्रोबेबिलिटी, 9th क्लास में जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। जो प्रोबेबिलिटी थी वो डेटा बेस्ड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी, तो हम इसको लिख सकते हैं ये जो 9th क्लास, एक ध्यान रखिए अभी मैं फिलहाल 9th क्लास के बारे में बता रहा हूँ। तो 9th में जो हम लोगों ने पढ़ी है, या जो 9th क्लास के बच्चे इसको देख रहे हैं, तो 9th क्लास में जो आप पढ़ोगे वो है एक्सपेरिमेंटल, ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी आपको 9th क्लास में सिखाई जाती है, ये आपके इसमें दी है, गिवन है, वो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच मतलब आपको कुछ डेटा गिवन है, ठीक है। डेटा मतलब जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल में आपको बोला गया कि एक कॉइन है ना। इस कॉइन को मान लो 1000 टाइम हमने क्या किया, टॉस किया है, 1000 बार टॉस किया है, 1000 टाइम हमने क्या किया, टॉस किया है। अब टॉस करने के बाद ये जैसे आपको बोला कि इसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है मतलब हेड जो आपका आया है वो मान लीजिए 350 टाइम आया है, और यहाँ से जो टेल आया है ये आपका 650 टाइम आपका टेल आया है, ठीक है। तो फिर आपसे आप ये पूछा जाता था कि बताइए प्रोबेबिलिटी बताइए हेड आने की या टेल आने की, तो हम कैसे निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स टू हेड कितनी बार आया है भाई, 350 टाइम आया है हेड, आउट ऑफ कितने चांस हमने टोटल लिए थे, टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास 100 टाइम, क्योंकि 100 टाइम्स हमने टॉस मतलब कॉइन को टॉस किया था 100। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देते, ठीक है। तो ये हमारा अराउंड 35% के अराउंड आ जाता, है ना। तो इस तरह से करते थे हम 9th क्लास में, तो इसको बोलते थे हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है। ये डेटा क्या हमें गिवन था। अब इसमें एक थोड़ी सी कमी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर अब इसको बोलते हैं कि इसमें थोड़ा एक ड्रॉबैक था। अब ड्रॉबैक क्या था, इसमें क्या होगा कि जितने कम आप बार टॉस करोगे ना कॉइन, ये जितना कम आप
क्या करोगे कि डेटा लोगे तो उतना कम आपके पास चांसेस होंगे, ठीक है। मतलब उतने कम बार आपके पास रिजल्ट जो है वो 50-50 आएगा। अब जितना आप डेटा बढ़ाते जाओगे उतना आपका जो परसेंटेज है वो लगभग 50-50 आने की उसमें होगा। मतलब मान लो कि आपने 10 बार कॉइन टॉस किया है तो हो सकता है उसमें 7 बार आपका हेड आ जाए, 3 बार आपका टेल आ जाए। अब 10 से आप 100 बार चले गए तो 100 बार में हो सकता है आपके पास 30 बार आपका हेड आ जाए, 70 बार आपका टेल आ जाए, है ना। और ज़्यादा करोगे आप, 500 बार किया आपने, 1000 बार किया आपने, 10,000 बार किया आपने, तो जितना आप ज़्यादा टॉस करते जाओगे तो ये आपका परसेंटेज जो है अराउंड 50-50 के अराउंड आने लग जाएगा, ठीक है, हेड और टेल का परसेंटेज, ठीक है। अब ये तो ऐसी चीज़ हो गई कि अगर आप कम करोगे एक्सपेरिमेंट तो आपके पास रिजल्ट जो है उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। और अगर आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करोगे, एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब आप टॉस कॉइन को टॉस ज़्यादा बार करोगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट क्या आ जाए, ज़्यादा सटीक आ जाए, करेक्ट आ जाए, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया 9th की बात। अब जरा हम 10th क्लास में देखते हैं कि 10th क्लास में हमने क्या पढ़ना है। 10th क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच की बात करेंगे हम यहाँ, ठीक है। अब थ्योरेटिकल अप्रोच का मतलब यहाँ पे कॉइन को एक बार टॉस किया जाएगा और वहाँ पे हमें पता लगाना होगा कि एक बार या 2 बार टॉस करने पे कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही बार करेंगे, ठीक है। 1 टाइम हम क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे और यहाँ से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हेड आने की या टेल आने की क्या है। तो अगर एक बार करेंगे तो 1/2, क्यों, क्योंकि हेड या टेल 2 आ सकते हैं, 2 चांसेस हमारे पास हैं, 2 रिजल्ट आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, तो 2 हमारे पास टोटल आउटकम्स, और हम एक बार कर रहे हैं टॉस तो हो सकता है कि हेड आ जाए, तो 1/2। ऐसे अगर हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी टेल आने की कितनी है तो टेल आने की भी सेम वही होगी, 1/2, ठीक है। चलिए ये तो हमने कुछ थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। अब हम जो मेन चीज़ें हैं उनकी तरफ अब चल रहे हैं जो हमारे बेसिकली 10th क्लास में है, ठीक है। जो थ्योरेटिकल अप्रोच है हमारा, जो 10th क्लास में हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उसकी बातें करते हैं। तो हम कुछ प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें आपके बुक में दी हैं, उन्हीं चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपका सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट किसे कहते हैं, या फिर इसी टर्म को, इसी सर्टेन इवेंट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम श्योर इवेंट भी कहते हैं, श्योर इवेंट, ठीक है। अब ये सर्टेन मतलब अवश्य जिसको बोलते हैं, जो अवश्य होगा। तो इसको मैं समझाने के लिए आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स है, मान लीजिए इस तरह का एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास ब्लैक कलर के हमने 4 या 5 क्या ले रखे हैं, कुछ बॉल ले रखे हैं, या कंचे मान लीजिए, या पत्थर मान लीजिए ब्लैक कलर के, जो जिस पर आपने कलर कर रखा है ना। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इस बॉक्स में से रेंडमली, मतलब आपने इस बॉक्स के अंदर झांका नहीं है, ठीक है, और आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि किस कलर के हैं ये, बस लेकिन सारे के सारे इसके अंदर जो रखे हुए बॉल्स थे वो ब्लैक कलर के थे। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉक्स है आपके पास, इस बॉक्स के अंदर आपने क्या क्या हाथ डाला और रेंडमली एक आपने यहाँ से उठा लिया, पिक कर लिया एक बॉल। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 100% है, 100% चांस है। क्यों, वो इसलिए कि सारे के सारे बॉल ब्लैक ही हैं, चाहे वो इसके उठाए, चाहे इसको उठाए, चाहे इसको उठाए, चाहे इसको उठाए, चाहे इसको उठाए, किसी को भी उठाएगा। 5 चांसेस हैं, 5 चांसेस में जितनी बार भी उठाएगा हर बार ब्लैक बॉल आएगा, क्योंकि ब्लैक कलर के ही बॉल है, उसके अलावा और तो कोई बॉल है नहीं, है ना। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो 5 है ना, हर बार क्या आएगा, ब्लैक बॉल ही आएगा। टोटल इवेंट भी 5 हैं तो 5/5, इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 जब भी आए, इस 1 का मतलब हुआ कि चांसेस क्या हैं, 100% हैं, क्योंकि ब्लैक के अलावा तो और कोई बॉल ही नहीं है ना, तो 100% चांस है। पहली बार उठाओगे तब भी ब्लैक ही आएगा, सेकंड बार निकालोगे कोई बॉल तब भी ब्लैक ही आएगा, थर्ड बार निकालोगे तब भी कोई ब्लैक आएगा, फोर्थ बार निकालोगे तब भी ब्लैक आएगा, ठीक है, और फिफ्थ टाइम निकालोगे तब भी आपको ब्लैक ही आएगा। तो मतलब हर बार जितने बार भी आप इसमें रैंडमली अपना हाथ डालोगे उस बॉक्स के अंदर या उस बैग के अंदर, तो वहाँ से जो आप बॉल निकालोगे वो ब्लैक कलर का ही आएगा। तो मतलब हर बार आपका ब्लैक ही आ रहा है, 100% चांस है ना।
तो इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, मतलब जिसको होना ही होना है। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं उसके अंदर बॉल, तो हर बार आपको ब्लैक कलर के ही बॉल आएंगे। अच्छा, जब भी कोई श्योर इवेंट होता है या सर्टेन इवेंट होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, 1 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो इनकी इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। जब भी 1 आ जाए आपके सामने तो 1 का मतलब क्या है कि वो श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो 100% है, 100% वही बनेगा बस, और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड वाले टर्म के। तो अब जो हमारा सॉरी, सेकंड जो हमारा टर्म है वो है अनसर्टेन इवेंट का। अनसर्टेन इवेंट, या इसी अनसर्टेन इवेंट को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कह देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ये बिल्कुल जो श्योर इवेंट ठीक था ना हमारा, या सर्टेन इवेंट था हमारा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट कहने का मतलब है, जैसे कि फिर से हमने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब की बार इस बॉक्स के अंदर मान लीजिए, चलिए फिर से मान लीजिए कि हम ब्लैक कलर के ही बॉल ले लेते हैं, ठीक है। हमने 5 बॉल ले लिए और वो सारे के सारे ब्लैक कलर के ही हैं, ठीक है। हमने नहीं, मतलब किसी ने रखे हैं 5 शर्ट, 5 के 5 आपके ब्लैक कलर के बॉल हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं मान लो यार आपने किसी दूसरे बच्चे से बोला कि इसमें से रैंडमली आप उठाओ, और आपने दिखाने रखे उसको कि किस कलर के बॉल हैं। अब आप उसने बॉल निकाली, ठीक है, और आप उससे पूछ रहे हो कि बताइए कि जो इसमें प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल आने की, ब्लू बॉल आने की या रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है तो कितनी होगी, जरा बताइए। तो क्या इस बॉक्स में से या इस आपके पॉकेट में से या आपके डिब्बे में से क्या ब्लू कलर का कोई बॉल निकल सकता है? भाई जब सारे के सारे ब्लैक कलर के बॉल हैं तो ब्लू कलर तो आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप एक बार हाथ डालोगे निकालोगे तब भी ब्लैक आएगा, दूसरी बार भी ब्लैक आएगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। तो ब्लू कलर, और हम बात कर रहे हैं ब्लू कलर की, क्या ब्लू कलर का बॉल आ सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि 5 के 5 बार जब आप निकालोगे तो 0% चांस है उसके, मतलब 0/5, और 0 को जब किसी भी डिजिट से हम डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब उसके चांस है कितने परसेंट? 0%। भाई सीधी सीधी बात है कि बॉक्स में सारे के सारे ब्लैक कलर के ही जब बॉल हैं तो ब्लू कहाँ से आएगा, या रेड कहाँ से आएगा, या पिंक कहाँ से आएगा, है ना। तो ब्लैक के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। तो ब्लैक के अलावा अगर कोई भी बॉल की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कोई दूसरे कलर की बॉल की, तो वो हमेशा 0 ही आएगी। अब इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं जीरो, इम्पॉसिबल इवेंट या फिर अनसर्टेन इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। भाई जैसे एक एग्जांपल चलो और लेके चलते हैं। मान लो एग्जांपल के फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया को 20 बॉल में 1 रन चाहिए और इंडिया के पास 8 विकेट बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब कोई अगर ये बोले कि इंडिया तब भी हार जाएगी तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है ना, कि 20 बॉल में इंडिया 1 रन भी नहीं बना पा रही और 8 विकेट उसके हाथ में है, तो इम्पॉसिबल बात है ना, वो तो बना ही देगा। या फिर आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं, मान लें कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी बिल्कुल बाहर धूप लगी हुई है, ठीक है, बिल्कुल धूप खिली हुई है, मैं बोलूँ कि विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर या 1 सेकंड के अंदर अंदर बारिश आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बारिश तो, अब धूप लगी है तो बारिश कहाँ से आएगी फिर, है ना। तो इसका मतलब है कि वो 0% चांस है। तो ऐसे चांसेस को या ऐसे इवेंटों को हम बोलते हैं अनसर्टेन इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता, जिसकी कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे जो इम्पॉसिबल या अनसर्टेन इवेंट होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो जब भी आपके पास किसी चीज़ की वैल्यू 0 आए तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है या अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है, और उसको परसेंटेज 0% बनता है, ठीक है। आई होप ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 से हमेशा कम होती है या 1 के इक्वल होती है। 1 से हमेशा कम होगी या 1 के इक्वल होगी, और 0 से हमेशा ज़्यादा या 0 के इक्वल होगी, ठीक है। 0 से हमेशा ज़्यादा या 0 के इक्वल होगी, मतलब 0 भी हो सकती है वैल्यू, 1 भी हो सकती है वैल्यू, और 0 और 1 के बीच में हो सकती है। कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर नहीं आएगी, इस बात को आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर नहीं हो सकती, मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये कभी नहीं हो सकता, और 0 से कभी कम नहीं हो सकती। 0 से कम मतलब कभी नेगेटिव में नहीं जा सकती आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कम से कम चांसेस की क्या 0 और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या 1, बाकी अदरवाइज सारे इनके बीच में होंगे, 0.5, 0.6, 0 पॉइंट ये, 0 पॉइंट वो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना 0 से
और 1 तक की रेंज के बीच में ही क्या आती है, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आती है। इस बात को भी आपने बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर फिट करके रखना है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में होगा प्रोबेबिलिटी, ना 1 से आगे मतलब ना 1 से ज़्यादा और ना 0 से पीछे, मतलब 0 से कम। ठीक, इसी का ध्यान रखना है। जब 1 आएगा तो 100% चांस है, जब 0 आएगा तो 0% चांस है, मतलब अनसर्टेन इवेंट है, ये श्योर इवेंट है। और जब इन दोनों के बीच में आएगा तो प्रोबेबिलिटी आपकी अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से बनेगी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी भी चीज़ के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। या मैं बोल दूँ किसी चीज़ के होने और प्लस ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम हमेशा 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, इसके आने के चांसेस क्या हैं, तो इसके आने के चांसेस क्या हैं, एक बार टॉस करने पे 1/2 है। मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने के चांसेस क्या हैं, उसी एक बार कॉइन को टॉस करने में, तो उसके भी चांसेस क्या हैं, 1/2 है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें 1/2 + 1/2 तो कितना बनेगा, दोनों का एलसीएम 2 ही है, ऊपर 1 + 1 मिलकर 2 हो गया, तो इनका हमेशा सम कितना बनेगा, 1 बनेगा। देखो 1 आ गया आंसर। ठीक है, एक और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मैं बोलूँ आपको कि प्रोबेबिलिटी एक डाइस के अंदर 3 आने की क्या है, तो मैं लिख दूँ प्रोबेबिलिटी कम्स 3। ठीक है, अगर उसको रोल किया आपने और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक चांस है ना, मतलब एक बार आपने जब रोल किया है डाइस को तो 3 आने के चांसेस क्या है, एक। अब अगर मैं आपसे यही बोल दूं कि 3 ना आने की, ठीक है, नॉट कम्स 3, कि 3 को छोड़ के और कुछ 3 ना आए, तो नॉट कम्स 3। अगर 3 ना आए तो इसके अलावा क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कितने चांस हैं, 5 चांस हैं, है ना। 3 को हम हटा देंगे तो 5 चांस हैं अपॉन में 6। अब देखिए इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी आपका 1 ही बनेगा, इसका आंसर भी। तो 1/6 + 5/6, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर ऐड करेंगे तो ये भी 6 बन गया, दोनों को कट करेंगे तो 1। तो देखो इनका भी तो आंसर 1 आया है। तो किसी चीज़ के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग, इवेंट हैपन, कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इवेंट हैपन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन, कोई इवेंट नहीं हो रहा है, नॉट हैपन, इन दोनों की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूं तो लिखा ऐसा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग उसको हम ई और ऊपर इसके बार ऐसे लगा देते हैं साइन। ठीक है, इवेंट नॉट हैपनिंग, इन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, कई बार इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपसे, आपको बोल देगा कि किसी चीज़ की वैल्यू, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपके 0.66 है या 0.80 है, तो बताओ इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 0.66, जो भी आंसर आएगा वो नॉट हैपनिंग वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक मैं लाइन लिख दे रहा हूँ इसका, इससे यहाँ से हमें क्या इसका सम अप हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल इवेंट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट है चाहे, ठीक है, उसके होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा इक्वल्स टू किसके होती है, 1 के होती है। ठीक है, उसकी हमेशा वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के इक्वल होती है। अब जैसे आप डाइस का भी ले तो देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6। अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी को आप ये मत समझिए 3 मतलब डिजिट को मत देखिए, आप देखिए कि वो 3 कितनी बार, देखो एक बार आपने रोल किया तो 3 एक ही बार तो आ सकता है ना। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें, बोलते हैं कि सर आप 5 बोल रहे हो, 5 को रोल करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 ही तो होगी। आप डिजिट मत देखिए, आप 5 4 डिजिट मत देखिए, आप ये देखिए कि वो कितनी बार रोल हो सकता है। एक बार आपने रोल किया तो एक ही बार तो आएगा, 5 आने के चांसेस कितने हैं, एक ही है ना एक बार में, तो वही है। ठीक है, चलिए आपकी समझ में इतना आगे होगा। अब चलते हैं हम कुछ सैंपल स्पेसों की तरफ, कुछ सैंपल स्पेस में आपको समझा देता हूँ और फिर आपका ये बेसिक जो है पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब सैंपल स्पेस में हमारे पास कार्ड्स हैं, हमारे पास डाइस है और हमारे पास कॉइन्स हैं, 3 चीज़ें हैं, इनके मैं सैंपल स्पेस आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस की, सैंपल स्पेस। ठीक है,
किसी कॉइन को टॉस करने पे उसके सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं? एक बार टॉस करने पे, 2 बार टॉस करने पे, 3 बार टॉस करने पे, है ना, 4 बार टॉस करने पे उसके सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं। सिमिलरली एक डाइस को रोल करने पे, एक बार रोल करने पे कितने उसके सैंपल स्पेस बन सकते हैं, 2 बार रोल करने पे कितने बन सकते हैं, 3 बार रोल करने पे कितने बन सकते हैं, और कार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो सैंपल स्पेस सबसे पहले हम बात करें किसकी, कॉइन की। कॉइन का सैंपल स्पेस समझते हैं जरा। देखिए, मान लीजिए आपको एक कॉइन दिया है, ठीक है, एक कॉइन आपको गिवन है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलो पहले सैंपल स्पेस फॉर वन कॉइन हम ले रहे हैं क्या, सैंपल स्पेस फॉर वन कॉइन टॉस्ड, वन कॉइन टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है और एक ही बार किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या सैंपल स्पेस, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक कॉइन लिया है, ठीक है, एक कॉइन लिया है, जब हम उसको उछालेंगे तो दो ही चीज़ें आ सकती है, या तो हेड या तो टेल, है ना, जो दो ही चांस है हमारे पास। इसका मतलब जो सैंपल स्पेस है वन कॉइन को एक बार टॉस करने का, वो क्या बनेगा, या तो हेड आ सकता है और या फिर टेल आ सकता है, बस दो ही चांस तो है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं आएगा ना। या तो जब हम उसको ऊपर को उछालेंगे तो नीचे जब जमीन पे धरती पे गिरेगा वो कॉइन, तो या तो हेड ही आएगा और या तो फिर टेल ही आएगा, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही तो सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब सैंपल स्पेस देखिए, ये जो मैंने आपका मिडिल ब्रैकेट बना रखा है, ये मिडिल जो आपका ब्रैकेट बना रखा है, इसी को हम सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस वन। वैसे इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, चलो अब मैं आपको वो समझाऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा, अब अगर मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ सैंपल स्पेस फॉर टू कॉइन्स, दो कॉइनों को, टू कॉइन टॉस्ड वंस, ये भी लिख देता हूँ मैं, टॉस्ड वंस, वरना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, बोलेंगे सर हम तो कितनी बार भी उसको कर सकते हैं। वंस, एक बार आपने टॉस को, दो कॉइन, देखो आपने दो हाथों में, या आपने और आपके दोस्त ने क्या कर रखे हैं, एक एक सिक्के लिए और आप उसको टॉस कर रहे हैं, ऊपर को उछाल रहे हैं, तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं आने के। देखिए इसके सैंपल स्पेस की बात करते हैं हम, तो हो सकता है दोनों के दोनों जो सिक्के गिरे उन दोनों में क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, है ना, हो सकता है ये चांस हो जाए। या दोनों के दोनों जो सिक्के गिरे हैं उन दोनों में क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए दोनों में ही। या फिर एक सिक्के में हेड आ जाए और अगले में टेल आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। या फिर एक ये हो सकता है कि पहले में टेल और दूसरे वाले में हेड आ जाए, एक सेकंड, दूसरे में हेड आ जाए। यही चार चीज़ें तो हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं आ सकता ना। तो ये हमारे चार सैंपल स्पेस हो गए जब हमने दो कॉइनों को एक बार टॉस किया है, दो कॉइनों को एक साथ हमने टॉस किया है। ठीक है, अब इसके अलावा चलिए एक तीन वाला और ले लेते हैं लास्ट। तो सैंपल स्पेस फॉर थ्री कॉइन्स टॉस्ड वंस, तीन कॉइनों को, अब आपके तीन दोस्त हैं, मान लीजिए आप लोग तीन दोस्त हैं, तीनों के हाथों में एक एक सिक्के दिए हुए हैं। अभी क्या कर रहे हो आप, तीनों को एक साथ उछाल रहे हो, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है तीनों को टॉस करने पे। तो ये हो सकता है आपके पास हेड पहले में आ जाए, एक सेकंड, हेड पहले वाले में भी आ जाए, हेड दूसरे वाले में भी आ जाए, हेड तीसरे वाले में भी आ जाए, एक तो चांस ये है ना। एक ये हो सकता है कि टेल पहले में भी आ जाए, टेल दूसरे में भी आ जाए, टेल तीसरे में भी आ जाए, एक चांस ये भी है। एक ये हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल आ जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी चांस हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए और बाकी दोनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए, एक चांस ये भी हो सकता है। एक ये हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड आ जाए, एक चांस ये भी हो सकता है। एक ये हो सकता है कि दोनों स्टार्टिंग वालों में तो हेड टेल आ जाए और तीसरे वाले में हेड आ जाए, ये भी चांस है। एक ऐसा हो सकता है कि पहले में टेल, फिर दूसरे वाले कॉइन में हेड और तीसरे वाले कॉइन में टेल आ जाए। और एक चांस लास्ट और बचा है, वो है कि पहले में टेल और बाकी दोनों में हेड हेड आ जाए। अब इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, और कोई चांसेस ही नहीं है। कितने चांस होने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास क्या है, चांस। ठीक है, इसको करने के चलिए अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपसे पूछ दूँ अब इसी में कि सैंपल स्पेस बताइए, सैंपल स्पेस फॉर 4 कॉइन्स टॉस्ड वंस, 4 कॉइनों को आप एक साथ उछाल रहे हैं एक बार, तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, पर एक्चुअली टफ है नहीं, आसान है। इसका एक तरीका है, देखिए कॉइन्स जब भी आपके पास बोले ना, तो इस कॉइन्स का सैंपल स्पेस निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, वो है कि आप इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए, वो होता है 2 की पावर n। अभी 2 की पावर n का मतलब
टू तो आपका वैल्यू है, और n मतलब कितनी बार आप इसको कर रहे हो। तो जैसे इस केस में देखो हमने क्या बोला था कि एक बार हमने उछलना है ना, तो आप यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा के निकाल सकते थे, 2 की पावर n, n मतलब 1। एक बार आपने कॉइन टॉस किया है तो इसका मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2, मतलब 2 ही सैंपल स्पेस बनेंगे। और ये आपके सामने 2 दिख रहे हैं। जैसे 2 कॉइन हमने टॉस किए थे तो हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कॉइन 2 बार है ना टॉस किए हैं, मतलब एक बार टॉस किए हैं 2 कॉइन। ये 2 तो पहले से ही है, ये n का मतलब है कि 2 कॉइन लिए हैं आपने। तो यहाँ से कितने सैंपल स्पेस बनते हैं, 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखिए आपके पास 4 सैंपल स्पेस हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 बनता, क्योंकि 2 तो हमारी वैल्यू है, ठीक है। 2 और n मतलब 3 कॉइन लिए हैं हमने, तो क्या बनता, ये बनता आपका 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 सैंपल स्पेस बनते। और फिर काउंट कर लीजिए 80 हैं। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4 टाइम कॉइन टॉस करके, तो आप क्या करोगे सीधा 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा 16। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, मान लीजिए कि अब ये सैंपल स्पेस 16 के 16 बता दीजिए कैसे आएंगे, तब अब ये हो जाएगा आपके लिए बड़ा टफ वर्क। तो इसको आसान करने का एक तरीका भी है, इसको आसानी से लिख सकते हो 16 के 16। आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, टोटल कितने हो रहे हैं 16 ना, बस ये आपको पहले फाइंड आउट करना। 16 हो रहे हैं तो आप इस 16 का आधा कर दीजिए। 16 का आधा कितना होता है 8, 8। अब 8 टाइम्स तो आप हेड लिख दीजिए, तो एच 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 काउंट करिए, 1 2 3 4 बार हो गया, 5 बार एच, 6 बार एच, 7 बार एच और 8 बार एच। 8 बार आपने एच लिख दिया। अब 8 टाइम्स ही आप टी लिख दीजिए, टी 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 और टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 टाइम आपने एच लिख दिया, 8 टाइम आपने टी लिख दिया, ये हो गया। अब 8 का फिर आधा कर दीजिए, 8 का आधा कितना होता है 4, है ना। तो अब 4 बार हेड लिखिए, 4 बार हेड 4 बार टेल, 1 2 3 4, 4 बार हेड लिख दिया। अब 4 बार टेल लिख दीजिए, 1 2 3 और 4। वैसे यहाँ पे भी कर दीजिए, 1 बार हेड, 2 बार हेड, 3 बार हेड, 4 बार हेड और 1 बार टेल, 2 बार टेल, 3 बार टेल और 4 बार टेल, ये हो गया। 4 भी हो गया। अब 4 का और आधा करिए, 4 का आधा कितना होता है 2। अब इसका मतलब 2 बार हेड लिखिए, 2 बार हेड लिख दिया। अब 2 बार टेल लिख दीजिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल लिखिए। वैसे यहाँ पे भी पहले 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल लिखिए। और फिर 2 का आधा कितना हुआ लास्ट, 2 का आधा हुआ 1, है ना। अब इसका मतलब है 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। सिमिलरली 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। ये हो गए आपके 16 के 16 सैंपल स्पेस बना दिए हमने, ठीक है। आसान तरीका है ना। ऐसे ही आप ऊपर वाले पे भी अप्लाई कर सकते थे, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। 3 बार कॉइन टॉस किया था ना, मतलब 8 बने, तो 8 में से 4 बार हेड और 4 बार टेल लिख दीजिए। देखिए मैं दिखाता हूँ, 1 बार हेड ये हो गया, 1 बार हेड ये हो गया 2, 1 बार हेड ये हो गया 3, 1 बार ये हेड, 4 बार हेड हो गए और 4 बार टेल होंगे। देखो 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, ये हो गए। अब 4 का आधा करिए, कितना होता है 2, 2 बार हेड 2 बार टेल। तो देखिए 1 बार हेड, 1 बार हेड, 2 बार हेड और 2 बार टेल। वैसे इसमें भी 2 बार हेड और 2 बार टेल। थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, आप इनको सेम इसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने 16 बनाए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सैंपल स्पेस किसका, कॉइन का। तो आई होप आपको ये कॉइन के सैंपल स्पेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे सैंपल स्पेस फॉर डाइस। तो अब हम सैंपल स्पेस करेंगे डाइस का, ठीक है। वो डाइस जिसमें आपके 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी होती है। मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये डाइस इस तरह की होती है जिसमें आपके 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी होती है। अब इसका सैंपल स्पेस निकालते हैं। अच्छा, इसका भी वैसे शॉर्ट तरीका, जैसे पहले वाले कॉइन का हमारा शॉर्ट तरीका क्या था कि 2 की पावर n, तो यहाँ पे भी एक सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे है 6 की पावर n, 6 की पावर n से आप क्या निकाल सकते हो, इसके सारे के सारे सैंपल स्पेस निकाल सकते हो। चलिए मैं एक एक करके जरा फटाफट बता दे रहा हूँ आपको, 2-3। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस फॉर वन डाइस रूल वंस, SAMPLE, सैंपल स्पेस फॉर
1 डाइस रोल वंस। एक डाइस को जब आप एक बार रोल करोगे तो उसके सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं? एस, सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ये हो गया हमारा मिडिल ब्रैकेट। अब क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं? देखो, जब आप एक डाइस को रोल करते हो तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है एक बार, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आने के चांस हैं, या फिर 4 आने के चांस हैं, 5 आने के चांस हैं, या फिर 6 आने के चांस हैं, है ना? यही तो चांस है हमारे पास। तो जब हम एक डाइस को एक बार रोल करते हैं तो उसके 6 आपके सैंपल स्पेस बनते हैं। और यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला लगाओगे तो 6 की पावर 1, है ना? इसमें आप जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 मतलब 6 आपके पास क्या आएंगे? आउटकम्स आ सकते हैं, तो 6 तो आ गए हैं, ठीक है। अब ऐसे जरा 2 का निकालते हैं। तो सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस, 2 डाइस आपने ले रखे मान लो 2 हाथों में, ठीक है, आप उनको रोल कर रहे हो ऐसे, 2 डाइस रोल वंस। एक बार आपने दोनों को दोनों डाइस को रोल किया तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं? तो यहाँ से सैंपल स्पेस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? अब यहाँ पे 6 की पावर 2 हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो है ना? फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मतलब 6 6 जा 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। आप सोचोगे 36 बनाएंगे कैसे इसको? तो बना सकते हैं, हालांकि मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा दे रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, हम काउंटिंग लिख लेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6, ये लिख दिया। अब सबके साथ 1 1 लगा दीजिए, तो 1 मतलब दोनों डाइसों में 1 1 आ सकता है, या 2 1 आ सकता है। यहाँ पीछे 1 1 लिख दीजिए सबके, 1 1 1 और 1, यहाँ कॉमन लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चांसेस हैं, ठीक है। दोनों डैश में, पहले डैश में भी 1 आया, दूसरी डैश में भी 1 आया, पहले डैश में 2 आया, दूसरी डैश में 1 आया, तीसरी डैश में 3 आया, मतलब पहले डैश में 3 आया और दूसरी डैश में 1 आया, पहले डैश में 4 आया, दूसरी डैश में 1 आया, इस तरह से, है ना। अब ऐसे ही सेकंड के लिए क्या करेंगे, तो 2 2 लिख दीजिए पहले, तो 2 2 2 2 2 और 2, ये लिख दिए, ठीक है। अब इनके आगे की तरफ आप, इनके आगे की तरफ या पीछे की तरफ चाहे तो आप बोल दो, ठीक है, कहीं पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2, फिर नहीं 1 से स्टार्ट करना था ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये काउंटिंग लिख दिया हमने, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर से काउंटिंग लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। आप सबके आगे 3 3 लगा दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब वैसे ही 4 के लिए भी सेम क्या करेंगे, पहले काउंटिंग लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और सबके आगे ऐसे 4 लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरह से बन जाएंगी। तो ऐसे आप करोगे, ठीक है। फिर 5 का करोगे, फिर 6 का करोगे, तो यहाँ पर आपको 36 रिजल्ट मिलेंगे, 36 रिजल्ट, ठीक है। 36 आपके पास क्या आएंगे, आउटकम्स आएंगे। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर और बोल दूँ कि सैंपल स्पेस निकालिए 3 डाइस का, सैंपल स्पेस फॉर 3 डाइस रोल वंस। 3 डाइसों को एक बार रोल किया जाता है तो क्या क्या सब कितने बनेंगे, तो इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, देखिए इसके सैंपल स्पेस बनेंगे 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मतलब 6 × 6 × 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, इतने सैंपल स्पेस बनेंगे। आप 216 तो मैं बना नहीं रहा हूँ, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे आराम से, 6 की पावर 1 से, ठीक है। तो अगर डाइस का कभी आपको सैंपल स्पेस निकालना हो तो 6 की पावर 1 ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और यहाँ से आपका सैंपल स्पेस आपको पता चल जाएंगे। अब बचा हमारा एक लास्ट और है, ठीक है, जो क्लास 10th में बेसिकली है, कार्ड्स 9th क्लास में भी है हालांकि, और 8th क्लास में भी आता है, ठीक है। तो तीनों क्लासों को समझना है ये कार्ड्स वाला, और ये इंपॉर्टेंट भी है, खासकर जो गर्ल्स होते हैं उनकी समझ में ज़्यादा नहीं आता है। जिन लोगों ने कभी कार्ड्स देखे नहीं है या कभी खेले नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो इसको समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए अब जरा कार्ड्स का सैंपल स्पेस समझते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स अगर आपने देखे हैं तो टोटल होते हैं हमारे पास कितने कार्ड्स, 52 कार्ड्स। कितने होते हैं, 52 कार्ड्स, 52 पत्ते होते हैं ना टोटल। अब इस 52 पत्तों में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कलर के कार्ड होते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं ज़रा स्केल का यूज़ करता हूँ, ठीक है। हमारे पास 2 कलर के कार्ड होते हैं जिसमें आपके
26 ब्लैक कलर के कार्ड मिलेंगे आपको और 26 रेड कलर के कार्ड मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इसका माइंड मैप टाइप का बना रहा हूँ, आप इसको ताकि समझ जाओ। ठीक है, तो 26 इस आउट ऑफ 52 कार्ड्स वी हैव 26 कार्ड्स जो होंगे किस कलर के, ब्लैक कलर के। ये ब्लैक कलर के कार्ड होंगे। और सिमिलरली आपके पास 26 कार्ड्स होंगे, 26 कार्ड्स होंगे किस कलर के, वो होंगे आपके रेड कलर के। ठीक है, अब इस 26 ब्लैक कार्ड्स के अंदर भी दो वैरायटियाँ आती हैं। इस ब्लैक कलर के कार्ड्स के अंदर दो वैरायटियाँ आती हैं। अब इन दो वैरायटी में 13 कार्ड्स आपके होते हैं स्पेड, वो कहलाते हैं आपके स्पेड। ठीक है, या हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, चलिए हिंदी में इसको बोलते हैं हुकुम। ठीक है, और ऐसे ही 13 कार्ड्स आपके होते हैं, जो 13 कार्ड्स होते हैं आपके वो होते हैं क्लब के। ठीक है भाई, जिन लोगों को हिंदी समझ नहीं आ रही उनके लिए इंग्लिश समझ नहीं आ रही उन लोगों को मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ। तो इस क्लब कार्ड को बोलते हैं हम चिड़ी। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इनकी डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अपने सामने बुक जरूर रखिए ताकि बुक से आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह का जो कार्ड आपको दिखेगा उसको बोलते हैं हम हुकुम। ठीक है, ब्लैक कलर का पूरा कलर्ड पार्ट का कार्ड होता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हुकुम या फिर स्पीड। ठीक है, अच्छा चिड़ी होती है कुछ इस तरह की, कार्ड आप देखिए। ठीक है, उन कार्डों में आपको इस तरह का कार्ड दिखेगा, ब्लैक कलर के इस तरह के कार्ड दिखेंगे जिनके ऊपर ऐसे मार्क बने होंगे, तो इसको हम चिड़ी या फिर क्लब बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 13 कार्ड आपको इस कलर के मिलेंगे, 13 कार्ड आपको इस कलर के मिलेंगे। अब जरा रेड की बात करते हैं। तो रेड में भी सेम सिनेरियो है, रेड में भी 13 का सिनेरियो है। तो रेड में जो 13 कलर के कार्ड आपको मिलेंगे, इस 13 कलर के कार्ड में आपके 13 कार्ड होंगे हर्ट के, और बाकी जो 13 कार्ड होंगे, पहले इंग्लिश में बता दे रहा हूँ मैं, 13 कार्ड होंगे हर्ट के और 13 कार्ड होंगे आपके डायमंड के। ठीक है, अब हर्ट के बोला है तो हर्ट का शेप बना दीजिए, सिंपल सा। अच्छा इसको हिंदी में लिखना भूल गया मैं, इस हर्ट वाले कार्ड को बोलते हैं हम पान। यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे, तो पान, इनको पान के कार्ड बोलते हैं। और जो डायमंड है इसको हम ईंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब इसका डायग्राम जो होता है वो इस तरह से हार्ट शेप का या पान के पत्ते के शेप का आप बोल सकते हो। अच्छा आप इसको याद कैसे रखोगे कि कौन सा रेड कलर का कौन सा ब्लैक कलर का, तो ये भी इसका भी एक तरीका है। देखिए जो पान होता है, पान जब खाते हैं तो मुंह लाल हो जाता है ना, तो बस उसी से याद रखिए कि पान आपने खाया और लाल हो गया, इसका मतलब पान रेड कलर का है। अच्छा ईंट भी तो रेड कलर के होते हैं। अब इसका जो डायग्राम बनता है कुछ ऐसा आपके रोम्बस की तरह। ठीक है, तो ईंट भी रेड कलर का होता है, इसलिए आप पहचान जाओगे आराम से फिर कार्ड कौन से कार्ड आपके रेड कलर के है ना। तो इस तरह के हमारे ये 13 कार्ड हो गए। अब इनमें जो नंबरिंग होती है, देखिए ये जो 13 कार्ड हमने लिखे हैं इनमें नंबरिंग होती है। सबसे पहले होता है ए, फिर होता है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो आपके नंबर्स कार्ड हो गए। अच्छा ये जो ए है इसको 1 भी बोलते हैं या इसको लिखा जाता है एस, ACE। ठीक है, एक सेकंड, ब्लू कलर यूज़ करते हैं, इसको लिखा जाता है एस। ठीक है, बाकी ये इसको बाकी जो वो वैसे क्या बोलते हैं कार्ड्स खेलते हैं वो दुक्का तिक्का, ठीक है, इस तरह से नाम देते हैं, नहला दहला इस तरह से नाम देते हैं। फिर उसके बाद 10 के बाद जो आपके बाकी 3 कार्ड आते हैं वो एक्स्ट्रा, ठीक है, उन 3 कार्डों पे नंबरिंग नहीं लिखी होती, 11, 12, 13 ना लिख के उनके ऊपर J, Q और K इस तरह के लिखे नंबर होते हैं। अब इनका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस J का मतलब होता है जैक, जिसको गुलाम भी बोलते हैं हिंदी में। फिर आपका क्वीन, रानी जिसको बोलते हैं, और K मतलब है किंग, ठीक है, यानी कि राजा।
तो ये 3 कार्ड आपके पोस्टर कार्ड हैं, ठीक है। पोस्टर कार्ड इनको कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या बने होते हैं, कुछ डायग्राम टाइप के बने होते हैं, ठीक है। अब जैसा सिनेरियो इसमें है ना, वैसे आपका सेम क्लब में भी होगा, बस वहाँ पे आपके उन पत्तों के ऊपर यानी कि उन कार्ड्स के ऊपर इस तरह की मार्किंग होगी, ठीक है। क्लब की मार्किंग या चिड़ी की मार्किंग जिसको आप बोल सकते हैं, सब में ऐसे चलेगा। वैसे 13 इसमें भी होंगे, यहाँ पे भी एस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जे क्यू और के, मतलब जैक क्वीन और किंग होंगे। पान के उन पत्तों के ऊपर पान का ये शेप बना होगा, और जो डायमंड वाले होंगे, ठीक है, हार्ट, ये हार्ट वाला हो गया, और डायमंड वालों के ऊपर इस तरह के साइन बने होंगे, वो उसमें भी सेम ऐसे। तो देखिए 13 टोटल कार्ड इसमें हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम 13 कार्ड किसमें होंगे, इस चिड़ी वाले में, 13 इसमें और 13 इसमें, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आई होप आपके समझ में सैम्पल स्पेस आ गया होगा कार्ड्सों का, ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो बस अब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और आप आराम से अपने इन क्वेश्चनों को खुद निकाल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। क्लास 10th वाले स्पेशली बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्लास 10th या क्लास 8th या क्लास 9th वालों के लिए भी है ये, ठीक है। तो आप आराम से आप अपने एक्सरसाइज को करिए और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। अब कल से हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के भी, क्लास 8th के भी, क्लास 9th के भी हम करेंगे एक साथ ही पहले इनको, ठीक है। पहले क्लास 10th के ख़त्म करेंगे, फिर क्लास 8th के, फिर क्लास 9th के, ठीक है। तो कैसे आपको ये वीडियो लगी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। जल्द मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।